गुड मॉर्निंग आप सभी को। और यहाँ पे जो है ना, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। और चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज है 1 नवंबर। ओके, 1 नवंबर 2025। और जितने भी टॉपिक है ना आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स और आपके इंटरव्यू, तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिएगा और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे डील करेंगे। आप लोग को जो पेपर पढ़ने में बोर लगता है ना, वो बोरियत खत्म हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, अभी चाबहार बंदरगाह जो है ना बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो उसका मेंस को लेकर टॉपिक जो है ना आपका यहाँ पे कर दिया गया है। कल भी मैंने इस टॉपिक को लिया था और आज भी ले रहे हैं, क्योंकि आज भी न्यूज़पेपर में देखने को मिला है। और इसका इंग्लिश वर्ज़न आप देख लीजिए। चाबहार पोर्ट का जो इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, वो क्या है, उस पे बात करेंगे हम लोग शॉर्ट तरीके में। फिर कॉलेजियम प्रणाली फिर न्यूज़ में आ गया है, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ना 53 नंबर के जो हमारे सीजीआई हैं, उनका अपॉइंटमेंट होगा कुछ दिनों के बाद। ओके, तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है? क्योंकि इसी प्रणाली के माध्यम से उनका नाम को जो है ना सिफारिश किया जाता है राष्ट्रपति जी के पास, फिर वो अपॉइंट करते हैं। वो देख लेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि बीपीएससी 70 में ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण पे, बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे, क्योंकि अभी जो है ना पूरी दुनिया लगभग जो है ना बाजार तंत्र को अपना रही है, मतलब जो कैपिटलिज्म है ना उसको अपना रही है, उस विचारधारा को अपना रही है। उस पे बात करेंगे हम लोग। फिर ग्लोबलाइजेशन को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, कल जो है ना हमारी जो सरदार पटेल हैं, पटेल जी थे, ठीक है? कल 31 अक्टूबर था, तो अ, एकता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं को लेकर जो है ना ये जो है आर्टिकल में बात किया गया है कि सरदार पटेल जो हैं वो चाहते थे कि कश्मीर में जो गलतियाँ हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वो गलतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना कश्मीर में जो है काफ़ी रक्तपात और वहाँ पे हिंसा देखने को मिला। पूरा आर्टिकल बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, ठीक है? आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है ना जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, क्या बदलाव आया है, ये सारी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। बने रहिएगा आप लोग। इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लीजिए, डिस्कस द इवॉल्विंग सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारत अमेरिका रिलेशन, तो हम लोग डील कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आज इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, क्योंकि भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना वो ओपन और फ्री नेविगेशन वाला सिस्टम हो वहां पे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो है ना इंपॉर्टेंस क्या है, और भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, और चुनौती क्या है भारत के सामने, वो सारे एंगल को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पर देख लीजिए, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक, इसको लेकर बातचीत करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल जो रेन है ना, फिर आर्टिकल जो है ना चर्चा में आ गया है, क्यों? क्योंकि जो बारिश कराने की जो पद्धति है वो काम नहीं कर रहा है आर्टिफिशियल रेन के मुताबिक। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो है ना केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्लाउड सीडिंग क्या है, ये सारे टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्लाउड सीडिंग इंग्लिश वर्जन इसका। उसके बाद आज का जो एडिटोरियल है ना उसमें डीएनए के बारे में बात किया गया है। डीएनए डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, वो डीएनए इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। हमारे गुण, हमारी जो है स्वास्थ्य को लेकर, हमारा कोशिका कैसे काम करेगा, सारी चीज़ बात करेंगे कि डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएनए के सामने क्या चैलेंजेस है, अल्ट्रा वायलेट जो रे है ना वो हमारे डीएनए को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन-कौन सी गतिविधियों को हम लोग को अपनाना होगा जिससे हमारा डीएनए क्या हो, मजबूत हो, सुरक्षित हो। ठीक है? चलिए, यहाँ पर देख लीजिए मानव शरीर में डीएनए का क्या महत्व है, इस पे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मेंस में आपका इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया, ताकि आप लोग जब पढ़िएगा ना इस टॉपिक को, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, वो सारी चीज़ को देखेंगे। और हाँ, फिर देख लेंगे यहाँ पे किसा यहाँ पे बात किया गया है, जो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है? तो हमारे किसान के सामने क्या-क्या चैलेंजेस है, हमारे किसान भाइयों के सामने क्या-क्या चैलेंजेस है, उस पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? और फिर एमएसपी को लेकर बात करेंगे, जो कर्ज है उसको माफ़ करने को लेकर बात करेंगे। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, ये देखिए, कि वर्तमान में भारतीय किसान के सामने समक्ष जो ना प्रमुख चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करें। सारा कुछ आंसर फ्रेम किया गया, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, ठीक है? बने रहिएगा।
फिर इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो नोट्स इनके लिए बहुत हेल्प करेगा, चाहे हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। इसमें ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से टू द पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया। आपको बता दें जो कंटेंट है ना, 3 चीज़ का इस्तेमाल किया गया। एक तो एनसीईआरटी बुक का है, पहला वो, 2 एक्सपर्ट होते हैं ना, जो आप देखोगे जैसे कि जो गवर्नमेंट चैनल है, पीआईबी वगैरह है जितना ना, वहाँ पे जो एक्सपर्ट का जो राय है ना, उस एंगल को यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा। मुझे ये पीडीएफ बनाने में ना तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो है कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जो युद्ध का जो तरीका है ना, वो चेंज हो गया है। मतलब भारत के सामने अब क्या चैलेंजेस है कि जो भविष्य में जो चैलेंजेस आएगा भारत के सामने युद्ध को लेकर, भारत उसकी तैयारी कैसे कर रहा है, हमारे जो युवा है ना वो कैसे योगदान दे सकते हैं, जैन जी जो कम्युनिटी है वो क्या है, फिर भारत जो नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे सारा कुछ बातचीत करेंगे। क्लास में 1-2 मैप होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होइएगा, और वहाँ पे प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे पीडीएफ मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना, आंसर मेंस को ध्यान में रखकर यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन को भी डेली अगर आप देख रहे हैं, तो आपका जो है ना मेंस का तैयारी बहुत उम्दा हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका तैयारी हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि अभी बीपीएससी 71 का मेंस होना है, कल आंसर किया गया था इसका। क्लियर है? तो जो लोग भी 80 के आसपास है ना, तो वो लोग ये मान के चले कि उनका जो है ना होने की चांसेस ज़्यादा है। खैर हम लोग कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ पे बात करने से समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक है चाबहार पोर्ट। तो इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए क्या है। तो आप देखोगे ना, ईरान में जो है ना चाबहार पोर्ट को बनाया जा रहा है। क्लियर है? और भारत इसको ऑपरेट करेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें ना, तो चाबहार से भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो चाबहार से भारत को फ़ायदा होगा ना कि पाकिस्तान का ज़मीन यूज़ किए बिना ही भारत को मिडिल एशिया और ईरान तक पहुँच सुनिश्चित होगा। तो भारत अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ लिखा हुआ है। साथ ही चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें ना, तो जो अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया है कि आप चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करोगे तो आपको जो है ना आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा, टैरिफ वगैरह करना पड़ेगा। फिर ईरान की जो इस राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं, वो भी चैलेंजेस बना हुआ है। इंग्लिश में सेम चीज़ है यहाँ पे कि चाबहार पोर्ट इन ईरान प्रोवाइड इंडिया डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया। क्लियर है? चलिए, चैलेंजेस की अगर बात करें तो यूएस जो सैंक्शन लगा दिया है वो चैलेंजेस है। फिर जो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ईरान में, वो चैलेंजेस है। सारा कुछ लिखा हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि हमारे सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट होगा 53 नंबर का, इन्हीं माध्यम से होगा। क्लियर है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ना बीपीएससी 70 में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार कमीशन पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। आप यूपीएससी का जाके क्वेश्चन देखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली जो है ना, भारत का जो उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट है ना, वहाँ पे जितने भी जजों की जो है अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफर होता है, सारा कॉलेजियम प्रणाली का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका संविधान में कोई भी चर्चा नहीं है कॉलेजियम प्रणाली का। आपको ये बता दें, आलोचना क्यों हो रहा है? आलोचना इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है, जवाबदेहिता की कमी है, और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का यहाँ पे जो है ना संकेत देखने को मिलता है। क्योंकि एक सर्वे आया था जिसमें जो जितने भी जज बने हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट के, वो एक सीमित परिवार के ही मेंबर बने हुए हैं, ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। व्हाट इज अ कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, इन इंडिया। और ये टॉपिक हम लोग कल भी डिस्कस किए, तो आज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का न्यूज़ का पेपर में ये सब टॉपिक देखने को मिला है। हमने पेपर कटिंग नहीं लगाया है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं आज कवर करने को। वाई इज क्रिटिसाइज, तो कॉलेजियम सिस्टम इन अ जुडिशियल मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटिंग और ट्रांसफेरिंग द जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखो कि नेपोटिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का जो यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अगर मेन पॉइंट अगर आपको याद है, तो आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए ना, आप लोग डील कर लीजिएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर टू द पॉइंट लिखा गया है। अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन को लेकर, क्योंकि हर देश जो है ना अब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अब मार्क्सवाद, लेनिन, माओवाद, ये सब जो विचारधारा था समाजवाद का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धूमिल होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है भारत पे क्या पड़ा, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, सारा कुछ कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण का जो मतलब होता है ना, वो आर्थिक रूप से
सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी रूप से जो देश के बीच में जुड़ाव होता है ना, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भारत ने एलपीजी जो है ना रिफॉर्म कब अपनाया था? 1991 में अपनाया था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें, तो भारत में एफडीआई बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भारत में आया है, निर्यात में बढ़ावा बढ़ावा देखने को मिला, फिर रोज़गार पे असर पड़ा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यहाँ से समझिए। नकारात्मक अगर प्रभाव की बात करें यहाँ पे, तो असमानता, एमएसपी पे दबाव, फिर यहाँ पे आर्थिक संकट झेलने को मिला। फिर असंगठित जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी दबाव देखने को मिला। जो हमारे छोटे-छोटे इंडस्ट्री थे या उद्योग थे, वो नष्ट होते गए। कुल मिलाकर यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर एंड सोसाइटी अक्रॉस बॉर्डर। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी देखने को मिला है, स्मॉल इंडस्ट्री पे हमारा दबाव बढ़ा है। फिर यहाँ पर देखिए वनरबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को यहाँ पर मिला है। आइए आज का में हम लोग देखेंगे कि जो कश्मीर मुद्दे पे यहाँ पर बातचीत चल रहा था, कि जब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कश्मीर को लेकर जो निर्णय लिया, उसके बाद जो कश्मीर में हिंसा और वहाँ पे जो रक्तपात हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सरदार पटेल थे ना, वो चाहते थे कि कश्मीर को जो है ना पूरी तरह से मिला लिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो गलतियों के कारण ऐसा कुछ देखने को मिला। यहाँ पे ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे ना, मेंस में ये पूछेगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती स्थिति पर चर्चा करें। कुल मिलाकर जब अगस्त 2019 में जब वो 370 आर्टिकल को हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर को जो बेसिस राज्य का जो दर्जा था ना, वो समाप्त हो गया। साथ ही आपको बता दें, इसको पूर्ण रूप से जो है ना विलय कर लिया गया। इसके बाद वहाँ पे आतंकवाद जैसी घटना या पत्थरबाजी, अलगाववादी गतिविधियों में कमी आई, ठीक है? साथ ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, स्वास्थ्य, एजुकेशन का एक्सेस सुधार हुआ है। राजनीतिक रूप से भी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया गया। फिर भी लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिनिधि को लेकर, इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर और जन असंतोष को लेकर वहाँ पे ऐसे मुद्दे अभी भी वहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपको ऐसी चीज़ों को लिखना है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार। फिर यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में है क्या, डिस्कस द इवॉल्विंग सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कुल मिलाकर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन अगस्त 2019, ठीक है? वहाँ पे खत्म किया गया था। पोस्ट एब्रोगेशन में क्या देखने को मिला यहाँ पे? तो यहाँ पे जो टेररिज्म था, स्टोन पेल्टिंग था और सेपरेटिस्ट जो एक्टिविटी था, उसमें क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ है। अब देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, हेल्थ केयर और एजुकेशन एक्सेस बढ़ा है यहाँ पे। हालाँकि कुछ कंसर्न अभी भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर, फिर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन को लेकर एंड एलिये सैंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है? कुछ-कुछ अभी भी वहाँ पे पाबंदी लगा हुआ है। ये सब कंसर्न अभी बना हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, भारत अमेरिका के बीच में जो तनाव देखने को मिला, तो उस तनाव को धीरे-धीरे क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। आपने टैरिफ का मुद्दा देखा, H-1B वीज़ा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर बात किए हम लोग। हम लोग बात किए हैं फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे बातचीत की है हम लोग। फिर हम लोग देखिए जो रशिया से तेल खरीदे ना, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत पे बहुत दबाव बनाया। लेकिन अब धीरे-धीरे रिश्ते को क्या किया जा रहा है? सुधार किया जा रहा है। यहाँ पर अभी देखिए 10 साल का जो है ना यहाँ पे एक रक्षा समझौता हुआ है, ठीक है? कुल मिलाकर यहाँ पर बात किया जा रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। तो इसको लेकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके देखिएगा। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो महत्व है उसके बारे में लिखिए, या भारत के सामने क्या चैलेंजेस है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ना भारत के लिए व्यापार के लिहाज से, ऊर्जा के लिहाज से अगर बात करें, रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्रमुख समुद्री मार्ग है, संसाधन है यहाँ पे। आप देखोगे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो चीन की जो आक्रामकता है, ठीक है? चीन का जो एग्रेसिवनेस है, वो काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट करता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। सेम चीज़ है इंग्लिश में
कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन एंड द चैलेंजेस इंडिया फेस इन दिस डोमेन। इस क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, तो कुल मिलाकर आप देखिएगा यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंडिया ट्रेड के लिए और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए भारत के लिए इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे जो चाइना असर्टिवनेस है वो चैलेंजेस क्रिएट करता है साउथ चाइना सी को लेकर, फिर लिमिटेड नेवल कैपेबिलिटी है, फिर बैलेंसिंग जो है ना कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम को लेकर यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत ने कुछ प्रयास भी किए जैसे क्वाड को लेकर, आसियान को लेकर, IORA को लेकर। यहाँ पे जो है ना भारत अपने जो दबदबा है, भारत जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको मजबूत कर रहा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन के बारे में। बारिश नहीं हो पा रहा है, आर्टिफिशियल रेन का जो है ना मेथड को यूज किया गया लेकिन बारिश नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर होना चाहिए था ना वो होना चाहिए था 40 से 50% और वहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, इसलिए बारिश नहीं हो पाया। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना या क्लाउड सीडिंग को क्या कहा जाता है या प्रोसेस होता क्या है, साथ ही इसमें कौन-कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर बात करें तो क्लाउड सीडिंग जो है ना एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उद्देश्य क्या होता है, वर्षा कराने के लिए या आर्टिफिशियली तरीके से वर्षा कराने के लिए किया जाता है। इसमें जो है ना सिल्वर आयोडाइड, आप देखो इस वहाँ पे पोटासियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, ठीक है? जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कमीशन ने भी पूछ लिया है इसको। हम समय का जो है ना थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं हो और जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ना बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे डील करते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो केमिकल होता है ना, वो क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है हवा में, उसको आकर्षित करता है और जैसे ही वो जो अ, जल वाष्प होता है, वो जैसे ही भारी होता है, फिर वर्षा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मॉइस्चर है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। और किन इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ पे सूखा हो, जहाँ पे खेती नहीं हो पा रहा हो, जहाँ पे वायु प्रदूषण हो, उस जगह जो है ना इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश वर्जन में, तो व्हाट इज़ द क्लाउड सीडिंग एंड व्हिच केमिकल आर यूज्ड इन द प्रोसेस। आपको फिर से बता दें, ये जो कंटेंट है ना, उसमें आपका एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल किया गया है, जो न्यूज़पेपर है जनसत्ता का, उसका इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें पीआईबी का जो न्यूज़ है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं इन क्षेत्रों में, उनका जो सजेशन होता है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो क्लाउड सीडिंग इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक inducing artificial rainfall. It involve the dispersing chemical into the moisture moisture, ठीक है? कौन-कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए। कॉमनली यूज़ जो एजेंट है ना, एजेंट की अगर बात करें तो सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस, ठीक है? इसी को बोलते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको लेकर। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? जहाँ पर जहाँ पर सूखा हो, कहाँ पर? देखिए। दिस प्रोसेस जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। सूखा को लड़ने के लिए यहाँ पे होता है। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है ना, एयर क्वालिटी अगर सही नहीं हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिल्ली को लेकर। यहाँ पर डीएनए का इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया गया है कि देखिए डीएनए को जो है ना, जो डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, इसको बोलते हैं डीएनए। इसको जो है ना गाइड बुक भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जितना भी रंग रूप आप देख रहे हो, जो हमारा व्यवहार देख रहे हो, आप जो मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया देख रहे हो, शरीर की जो बनावट आप देख रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है ना डीएनए में संचित होता है, ठीक है? जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में आपको स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। डीएनए ही जो है ना गाइड करता है कि कौन-सा कोशिका को कौन-सा काम करना है। डीएनए ही गाइड करता है कि कौन-सा सेल को रिपेयर करना है और डीएनए ही गाइड करता है कि शरीर के किस भाग का विकास करना है। कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो डीएनए के सामने क्या चैलेंजेस है, कैसा नुकसान पहुँचता है डीएनए को लेकर? जो अल्ट्रा वायलेट रे आप देख रहे हो ना, वो हमारे शरीर को का जो डीएनए होता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। अब देखो फ्री रेडिकल, जो गंदे हवा है या वातावरण है, वो भी हमारे डीएनए को नुकसान पहुँचाता है। अब देखो जो वायरस होता है, वो भी हमारे डीएनए को नुकसान पहुँचाता है। हमारा जो खान-पान है, व्यवहार है खाने-पाने का, हम लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमारे डीएनए में पड़ता है। आप देखोगे इसका लक्षण जो है ना, जैसे कि बहुत जल्द जो है ना बालों का सफ़ेद होना, बुढ़ापा आ जाना। अब देखो अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ देखने को मिलता है। ये सब जो है ना हमारे डीएनए में चेंज होता है, तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे बॉडी में।
कुल मिलाकर तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हरे साग सब्जी खाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए न्यूट्रिशन वाला, इसको ध्यान रखें। फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए, जैसे व्यायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब चीज़ को भी करना चाहिए। और यहाँ पर बात लास्ट में लिखा गया है कि जो डीएनए है ना, उस पे जो आंतरिक हमला हो रहा है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो हमारे डीएनए को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ना कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है या हमला होता है, बाहरी आघात होता है, वो सब। कुल मिलाकर जो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में डीएनए की महत्व और उसकी जो क्षति है, को क्या खतरा है, उसके बारे में यहाँ पे बात करना है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जीवन की खाका है, कुल मिलाकर जो बात करें ना, शरीर की वृद्धि को लेकर, विकास को लेकर और कोशिकीय जो कार्य हैं, कौन क्या काम करेगा, ये सारा निर्णय कौन लेता है? डीएनए लेता है, ठीक है? साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में इसको भी नियंत्रण करने का काम होता है। गुणों का जो है ना, डिसाइड भी डीएनए ही करता है। अब देखो यहाँ पे नुकसान कैसे है, तो जो विकिरण है, अल्ट्रावायलेट जो रे है, ओके, जो रसायन है, केमिकल का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है? जो त्रुटियाँ हैं, उनके कारण हमारे डीएनए को नुकसान पहुँचता है। अब देखो जो कैंसर होता है, बुढ़ापा या कोशिका जो मृत्यु हो जाता है, जो म्यूटेशन होता है, सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर डीएनए को नुकसान पहुँचता है तो। सेम चीज़ है, इसका इंग्लिश वर्ज़न व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट रिस्क डज़ इट फेस फ्रॉम द सेवर डैमेज, ठीक है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ इसको कहा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात करें तो ये ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर एंड सेलुलर फंक्शन को लेकर यहाँ पे निर्णय लेता है। इसका काम की अगर बात करें, फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर हेरिडेटरी को भी यहाँ पे क्या करता है? डिसाइड करता है। कुल मिलाकर बात करें डीएनए को डैमेज कैसे होता है? कॉज्ड बाय द रेडिएशन, केमिकल और रेप्लिकेशन एरर। अगर ये सब लक्षण होता है ना, तो डीएनए हमारा डैमेज हो जाता है। क्लियर है? चलिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे किसान भाई हैं। हमारा देश जो है ना, आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को भोजन मिलता है, हमें फूड मिलता है, अगर वो लोग चैलेंजेस फेस करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने महाराष्ट्र में एक देखा कि जो फसल बीमा योजना है ना, उसके तहत किसानों को मात्र ₹3 से लेकर ₹21, मात्र ₹3 से लेकर ₹21 का मुआवजा दिया गया है। ठीक है? क्योंकि उनकी फसल खराब हो गया था किसान का। वो लोग गए थे प्रशासन के पास, ठीक है, ताकि हेल्प करे वो, लेकिन वो मात्र ₹3 से लेके ₹21 का चेक थमा दिए। इससे क्या हो गया? किसानों का अपमान हुआ। जो किसान जो जिनको अन्न देवता कहा जाता है, उनका अपमान हुआ, उनका जो परिश्रम है, उनका जो है नज़रअंदाज किया गया। कुल मिलाकर ये आर्टिकल में लिखा गया है। जो बात करेंगे हम लोग ना, कि वर्तमान में भारतीय जो किसान है ना, उनके समक्ष क्या चैलेंजेज़ है, क्या चुनौतियाँ? यही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो भारतीय किसान है ना, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो अनिश्चित जो मौसम है और बढ़ती जो लागत है, जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे किसान। आप देखो ना, एमएसपी का सही से इम्प्लीमेंट नहीं होना, अभी भी एमएसपी को लेकर काफ़ी किसान जो है ना, दिल्ली में आंदोलन किए थे कि उसको जो है ना कानूनी गारंटी दिया जाए, लेकिन अभी तक कानूनी गारंटी नहीं दिया गया था। फिर बाज़ार तक पहुँच नहीं होता है, हमारे किसान भाइयों को जो उनका फसल होता है, उनको बाज़ार का एक्सेस नहीं है, इसलिए वो लोग औने-पौने दाम में जो है ना फसल को बेच देते हैं, जिससे उनका मुनाफ़ा नहीं होता है, लागत भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब चैलेंजेज़ है। फिर आप देखो भंडारण की सुविधा नहीं है, लोग अपने जो अनाज है उसको भंडारण नहीं कर पाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, उनके पास फंड नहीं होता है, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होता है कि वो सब ये सब चीज़ कर पाएँ। फिर आप देखो ऋण जाल में वो फँस जाते हैं, ट्रैप में फँस जाते हैं। फिर यहाँ पे जो भूमि जोत है ना, उसका आकार घट रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो खेती है ना, वो लाभकारी नहीं रह जाता। फिर जो तकनीक है, उनका अभाव होता है। डिजिटल पहुँच इनके पास नहीं है। जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो भी इसका सीमित पहुँच है। बड़े-बड़े किसान तो इनका लाभ ले लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनका क्या? ठीक है? तो सेम चीज़ है इसका इंग्लिश वर्ज़न में। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर टुडे? कुल मिलाकर इंडियन फार्मर द फेस द मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख दीजिए, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल के बारे में, फिर जो कॉस्ट इनपुट है वो बढ़ गया है। फिर आप देखो ना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना घट रहा है धीरे-धीरे। आप देखो यहाँ पे लैक ऑफ असॉर्ट एमएसपी, पुअर मार्केट एक्सेस, इनएडेक्वेट स्टोरेज,
डेप्थ ट्रैप, ठीक है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मेक द सस्टेनेबल फार्मिंग डिफिकल्ट। फिर यहाँ पे लिमिटेड जो है ना डिजिटल लिटरेसी हो गया, टेक्नोलॉजी का इनको एक्सेस नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट स्कीम होता है, उसका जो रीच है ना, काफ़ी सीमित होता है। तो ऐसे में जो है ना, टू इंश्योर रेजिलियंस इंडिया नीड टू द फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी, मतलब हमें ऐसा नीति बनाना होगा जो फार्मर को ध्यान में रख के बनाया जाए। फिर वैल्यू चेन रिफॉर्म करना होगा, फिर क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा। कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है ना, कुछ दिन पहले नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात किए थे। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे यूथ के तरीकों को लेकर। जो हमारे युवा है ना, जो यूथ है ना, उनका इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। आप एक शब्द सुने होंगे जैन जी, यहाँ पर देख रहे हैं ना? जैन जी, नेपाल में जो क्राइसिस देखने को मिला था, कॉन्फ्लिक्ट ना, वहाँ पे ये चर्चा बहुत हुआ था जैन जी। ये जो है ना, युवा को रिप्रेजेंट कर रहा है जैन जी। आपसे पूछेगा कि चर्चा में रहा जैन जी जो शब्द है ना, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो युवा, जिनका जो एज है ना, मतलब जिनका जन्म 1994 से लेकर, आई थिंक 1994 से लेकर 2002 के बीच में हुआ ना, उनको जो है ना जैन जी पॉपुलेशन कहा जा रहा है। क्योंकि ये युवा है ना, वो स्किल युवा हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए युवा हैं, उनको सामाजिक जुड़ाव के बारे में पता है, उनके पास स्किल है, उनके पास डिजिटल लिटरेसी है। आपसे पूछेगा कि जैन जी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना है, ये जो युवा है ना, वो सबसे बड़ी आबादी वाला युवा है, ये जागरूक युवा है, साथ ही जो इनके पास डिजिटल जो पहुँच है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं ये लोग और विश्व में इनकी सबसे ज़्यादा आबादी है। ये फीचर लिख दीजिएगा जैन जी। आने वाले एग्ज़ाम में ना जैन जी के बारे में क्वेश्चन एकदम पूछेगा, ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में और आपके मेंस में। खास करके जो जितने भी मेंस अभी होने वाले हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो, बिहार का हो, उत्तराखंड पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, कहीं पर भी हो, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर इन टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। फिर यहाँ पर बात किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें युवा की भूमिका क्या है? तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो हमारे एनसीसी कैडेट हैं, जो सिविल डिफेंस के जो सदस्य हैं, कई युवा अधिकारी हैं ना, और ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है? ये सब पीडीएफ हम लोग देख लिए हैं। कुल मिलाकर अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो जो यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, ये जो है ना, नीपर नदी के किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन जो है ना पूछ लिया गया है कमीशन में। ये देखिए यहाँ पे अभी अफ़गानिस्तान न्यूज़ में चल रहा है, ईरान चाबहार के कारण न्यूज़ में चल रहा है। तो मैप का अच्छे से लोकेशन देखिएगा यहाँ पे, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएँगे। ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे कॉल करके या आपको उस ग्रुप में ना प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करते करके इस पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।